एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। ये पहली दफ़ा था कि जब मेरा शौहर बहुत रोमांटिक से अंदाज में मेरे करीब आया था। वरना तो हमेशा वो इस तरह मेरे पास आता जैसे किसी ने ज़बरदस्ती इन्हें मेरे पास भेजा हो। मैं सांस रोके अपनी जगह पर लेटी थी कि उन्होंने अपने होंठ मेरे माथे पर रख दिए और मुझे चूमने लगे। फिर धीरे धीरे मेरी सांसों को रोकते हुए वो मुझ में समाने लगे और इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने पूरी रात इसी तरह मेरे साथ। मेरा नाम अनम है। मेरी शादी को पूरे 15 साल हो चुके थे, लेकिन इन 15 सालों में मुझे शादीशुदा जिंदगी का कोई सुख नसीब नहीं हो सका था। खलवत के वो लम्हात जो हर औरत शौहर के साथ बहुत खुशी खुशी गुजारती है और दिन भर की सारी थकन भूल जाती है, वो मुझे इन 15 सालों में कभी नसीब ही नहीं हो सके थे, क्योंकि मेरा शौहर कभी मेरा हक अदा नहीं कर सका था। अब भी वो पूरे 5 साल बाद लौट कर आ रहा था और मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि तबीयत में अजीब सी बेजारी आ गई थी। फिर वही सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना था। मेरे शौहर का बेदिली से मेरे करीब आना और मुझे इस्तेमाल करके छोड़ जाना, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। शौहर के आने के बाद मैं बस अपने बेजान वजूद को इसके हवाले करती थी और वो किसी ज़रूरत के तहत मुझे इस्तेमाल करते ही कमरे से निकल जाया करता था। मेरे अंदर की तशनगी गुजरे 15 सालों में मिट ही ना सकी थी। मैं बहुत बोझल दिल से अपने शौहर की वापसी की तैयारियां कर रही थी। मुझे मालूम था कि वो आएंगे और सीधे अपनी अम्मा के कमरे में चले जाएंगे, और जब मेरे पास कमरे में आएंगे तब भी मुझे वो खुशी और वक्त नहीं दे सकेंगे जिसकी मैं हकदार हूँ, क्योंकि शादी के 15 सालों में मैंने यही तो देखा था। सालों बाद वो 1 महीने के लिए लौटते थे और उस 1 महीने में भी वो मेरे हक अदा नहीं कर पाते थे। हर वक्त इन पर थकावट सवार रहती थी। मैंने तो शिकवे शिकायतें करना भी तर्क कर दी थी, क्योंकि अब मुझे इनके बगैर रहने की आदत हो चुकी थी। मैं अपनी जिनसी ख्वाहिशात का गला खुद घोंट चुकी थी। वो जिनसी ख्वाहिश जो एक फितरी अमल है और हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, उसे मैंने थपक थपक कर सुला दिया था। मैं किसी गलत राह की मुसाफिर नहीं बनना चाहती थी और सही रास्ते पर मेरा हमसफर मेरे साथ नहीं था। जब मैं नई नई दुल्हन थी, इस वक्त ये बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश पूरी भी ना हो पाती और मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला जाता। मैं बहुत ज़्यादा तड़पा करती थी। दिल तो चाहता था कि इन्हें झंझोड़ूं, इनसे कहूँ कि मेरी ख्वाहिशात को पूरा करे, लेकिन औरत होने के नाते शर्म की वजह से मैं मजबूर हो जाती। अगर मर्द को औरत का साथ सही तरह ना मिले तो वो इसे नोच कर अपना हक हासिल कर लेता है, लेकिन एक औरत को तो इतनी आज़ादी भी नहीं कि वो अपने ही शौहर से अपना हक वसूल करने की बात कर सके। मैं भी शर्मो हया के ज़ाब्तों में बंधी हुई थी और कभी भी खुलकर अपने शौहर से ये ख्वाहिश भी ना कर सकी थी कि मैं इसके साथ से मुतमईन नहीं हूँ और मुझे मज़ीद इसका साथ चाहिए। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में मेरे शौहर को खुद ही इस बात का एहसास हो जाएगा, लेकिन मेरे शौहर ने बस शादी के बाद 15 दिन मेरे साथ जैसे तैसे गुजारे थे और फिर परदेश चला गया था। और इसके जाने के बाद मैं उम्मीद से हो गई थी और मेरे पास एक बेटी ने जन्म लिया था। मेरा शौहर बेटी की पैदाइश पर भी नहीं लौटा था, बल्कि उसके भी 3 साल बाद वापस आया था। इस वक्त मेरे पास नन्ही सी गुड़िया थी जिसे संभालने में मेरा सारा वक्त गुजर जाता था। फिर घर के कामों का सारा बोझ भी मुझ पर ही था। मैं बहुत मुश्किल से अपने शौहर को वक्त दे पाती और जो वक्त मैं उसे देती इसमें भी वो मेरा ना होता, और धीरे धीरे हम दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ती ही चली गई थी। इसीलिए आज जब इसके लौट कर आने की खबर मुझे मिली थी, तब भी मुझे ज्यादा खुशी का एहसास नहीं हुआ था। सास के कहने पर मैंने शौहर की पसंद के सारे खाने तैयार कर दिए थे। मेरी बेटी जो अब 10 साल की हो रही थी, उसे भी अपने बाप के आने की ज्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरे शौहर जब भी आते तो ना मुझे वक्त देते और ना ही उसे, बल्कि वो सारा वक्त बस सोकर गुजार दिया करते थे। अब तो मुझे इनके आने की खुशी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी। बेटी भी नॉर्मल थी, जैसे इसके बाबा 5 साल बाद नहीं बल्कि 5 दिन बाद लौट रहे हैं। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी, जबकि मेरी सास थी जिन्होंने सारा घर सर पर उठा रखा था कि अशरफ की पसंद के खाने तैयार कर दो, उसकी मर्जी के मुताबिक कमरा तैयार कर दो, वगैरह वगैरह। उन्होंने मेरी शादीशुदा नंदों को भी बुला लिया था और फिर रात के वक्त अशरफ लौटे तो घर में खूब शोर हंगामा होने लगा था। मेरी नंदों ने भाई के साथ मिलकर डिनर किया, जबकि मुझे तो अपने शौहर के साथ फुर्सत से 2 घड़ी बात करने का मौका भी ना मिला। मैं तो इनके साथ डाइनिंग टेबल पर भी ना बैठ सकी थी। सारा वक्त बस सबको सर्व करने में ही चला गया था। हाँ, अलबत्ता मैंने ये बात महसूस जरूर की थी कि मेरे शौहर ने सही तरह से खाना नहीं खाया था। फिर वो कमरे में चले गए और मैं बावर्ची खाने में बर्तन धोने लगी। हमेशा ऐसा ही होता था। मेरी नंदें खा पी कर निकल जाती और मैं घंटों सफाई और बावर्ची खाने में गुजार देती। लेकिन अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरे शौहर अशरफ पीछे से बावर्ची खाने में आ गए और मुझे प्यार से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उनके इस अंदाज ने मुझे एकदम शॉक्ड कर दिया था। इन 15 सालों में ऐसा एक भी दफा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि शादी के शुरू दिनों में भी अशरफ ने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। ये पहली दफा था कि जब उन्होंने बावर्ची खाने में कदम रखा हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वो धीरे से मेरे कान में सरगोशी करते हुए खुमार आलूद लहजे में कहने लगे, अनम, क्या सारी रात यही बावर्ची खाने में गुजारने का इरादा है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने रात का खाना भी नहीं खाया है। हम पहले मिलकर डिनर करेंगे और फिर एक साथ वक्त गुजारेंगे। तुम्हारी वजह से मैंने भी 2-4 लुकमे लेकर ही खाना छोड़ दिया था। उनकी इस बात ने मुझे हैरत की नई दुनिया में डाल दिया था। मैंने बस एक नज़र उन पर डाली और दूसरी नज़र फैले हुए बावर्ची खाने पर।
आज से पहले कभी मेरे शौहर ने इस बात का एहसास नहीं किया था कि मैंने खाना खाया है या नहीं। बहुत कम ही हमने साथ बैठकर खाना खाया होगा, लेकिन आज न जाने कैसे उन्हें इस बात का ख्याल आ गया था। मेरे शौहर ने मेरे साबुन लगे हाथों को धुलवाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गए। मोहब्बत से मुझे बिस्तर पर बिठाते हुए कहने लगे कि ये सब सुबह भी हो सकता है, बल्कि मैं अम्मा से सुबह ही बात करता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई मासी लगवा दे। कब तक तुम अकेले इतना काम करोगी? शौहर का ये बदला हुआ रूप मुझे ठिठका गया था। मैं सोच रही थी कि मेरे शौहर को क्या मुझसे कोई खास बात करनी है, जो इनका अंदाज बिल्कुल बदल कर रह गया है। तरह तरह के ख्याल दिल में सर उठा रहे थे, जबकि मेरे शौहर पर जवानी चढ़ी हुई थी। वो जवानी जो शादी की रात भी मुझे नजर नहीं आई थी, वो आज दिखाई दे रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं साफ लफ्जों में अपने शौहर से पूछ लूं कि क्या इन्हें मुझसे कोई जरूरी काम है जो इस तरह मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन फिर इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, वो खुद कमरे से बाहर निकल गए और जब वापस लौटे तो ट्रे में गरम गरम खाना था। वो खुद खाना गरम करके लाए थे। मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा मुझे कह देते, मगर वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगे। बड़ी मुश्किल से ही मेरे हलक से नवाले उतर रहे थे। शौहर का ये बदला रूप मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर रहा था। फिर खाने के बाद मेरे शौहर ने उठकर अलमारी खोली और एक शॉपर लाकर मेरे हाथ में रख दिया। मेरा दिल कपकपा उठा, क्योंकि अक्सर मुझे यही लगता था कि मेरा शौहर वापस आएगा और मुझे तलाक के कागज पकड़ा देगा, क्योंकि मेरी नंदे मुझे यही धमकी तो देती थी कि अगर तुमने खामोशी से इस घर में गुजारा ना किया और हमारी खिदमत ना की तो हम तुम्हें तलाक दिलवा देंगे। इन्हें भी मालूम था कि इनके भाई का रवैया मेरे साथ कैसा है। मैंने कांपते हाथों से वह शॉपर खोला तो अंदर से एक स्याह रंग की नाइटी निकली थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। ऐसे कपड़े तो मैंने शादी से लेकर अब तक नहीं पहने थे। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा, जहाँ शरारत छाई हुई थी। कहने लगे, बेगम, इस उम्र में भी तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर ये पहनकर मेरे सामने आओगी तो मैं तो अपने होश ही गंवा बैठूंगा। शौहर की बात पर मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई थी। फिर मैंने इनकार किया कि मैंने कभी इस तरह का लिबास नहीं पहना है। फिर आज कैसे? मेरे शौहर ने मोहब्बत से मुझे अपनी बाहों में भरा और कहने लगे, आज तक नहीं पहना तो आज पहन लो। हमेशा शिकायत करती थी कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता, आज तुम्हारा होना चाहता हूँ तो तुम खुद दूर भाग रही हो। शौहर की बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर बीवी यही तो चाहती है कि उसका शौहर उस पर तवज्जो दे, उसे मोहब्बत दे, उसके साथ वक्त गुजारे। अब जब मुझे ये सब कुछ मिल रहा था तो फिर मैं क्यों इतनी सोचों का शिकार थी। मैं जल्दी से उठकर वॉशरूम में गई और शावर लेकर अपने पास से उठती अदरक लहसुन की बदबू को दूर भगाया और फिर वो नाइटी पहनकर परफ्यूम स्प्रे किया और फिर शौहर के पास खलवत में पहुंच गई। और इस रात पहली दफा मैंने अपने शौहर के साथ वो टाइम गुजारा था कि जिसकी तमन्ना मैं शादी की पहली रात से लेकर कर रही थी। पहली बार मुझे लगा था कि वो मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे खुश किया था, और वो भी इस तरह कि मैं अपने आप पर नाज कर रही थी कि मेरे शौहर ने इज्जत के साथ मुझे मोहब्बत भी दे दी थी। वो मोहब्बत जो मेरी जिंदगी में बहुत अरसे से कहीं नहीं थी। और फिर अगली सुबह तो वो हुआ जिसने मजीद मुझे चौंका दिया। मेरे उठने से पहले ही मेरे शौहर उठ चुके थे। जब मैं उठकर इनके पीछे कमरे से निकली तो वो अपनी अम्मा के सामने खड़े थे और उनसे कह रहे थे कि कब तक मेरी बीवी अकेले इस घर का कामकाज करेगी। दोनों बहनें अगर मजीद इसका जीना मुश्किल कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहनों के आने के खिलाफ हूँ, लेकिन इन्हें चाहिए कि जब वो आए तो समरीन का भी हाथ बटा दिया करें। समरीन अकेले कब तक ये सब कुछ अकेली देखती रहेगी और थक जाती है वो। आप किसी मुलाजमा का भी इंतजाम करें या फिर मैं ही कोई मुलाजमा तलाश करता हूँ। मेरी सास के चेहरे का रंग बदला। शायद बेटे की ऐसी जुबान वो पहली बार सुन रही थी, इसीलिए यकीन नहीं कर पा रही थी। कहने लगी कि तुझ पर कौन सा जादू कर दिया है समरीन ने, जो एक रात में ही ऐसे उसकी मोहब्बत में पर तोल रहा है। तेरी शादी को 15 साल होने वाले हैं और अब तक समरीन ने ही तो पूरा घर संभाला हुआ है, फिर अब कौन सी आफत आ गई है। मेरे शौहर कहने लगे कि अब तक संभाला हुआ था, लेकिन अब नहीं संभाल सकती, वो थक जाती है, उसे बच्ची को पढ़ाना भी होता है। मेरे पीछे बच्ची की सारी जिम्मेदारियां उसके कांधों पर हैं, इसलिए इस पर रहम खाएं। और ये कहकर मेरे शौहर घर से निकल गए थे और मैं हक्का बक्का सी अपनी जगह खड़ी रह गई। फिर जब मैं आगे बढ़ी और मेरी सास की नजर मुझ पर पड़ी तो वो गुस्से से कहने लगी, ये तूने मेरे बेटे पर कौन सा जादू चला दिया है जो एक ही रात में उसे तेरी थकन नजर आ गई है। सास की बात पर मैं शर्मिंदा हो गई थी। मेरे भीगे हुए बाल वो बहुत गौर से देख रही थी और मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया था। इनकी आर पार होती नजरों से बचकर मैं बावर्ची खाने में पहुंच गई थी। शादी के 15 साल बाद भी मुझे ऐसी शर्म महसूस हो रही थी जैसे मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ। इससे पहले भी बहुत दफा अशरफ वापस आए थे। वो 1 महीने के लिए आते थे, लेकिन उस 1 महीने में कोई एक रात भी वो मेरे साथ ऐसे ही नहीं गुजारते थे जैसे पिछली रात गुजरी थी। वो रात के 2-2 बजे तक अपनी अम्मा के पास उनके कदमों में बैठे रहते और कमरे में आते ही सो जाते। थोड़ा बहुत वक्त वो मुझे देते तो इसमें भी इनका अंदाज बिल्कुल बेगाना सा होता, जैसे बस अपनी जरूरत पूरी कर रहे हों या फिर इस रिश्ते की जरूरत को निभा रहे हों। इसीलिए अब 15 साल बाद इनका ये रूप मेरे लिए बिल्कुल अनोखा था और कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे कुछ गलत होता नजर आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करूं, कैसे बताऊं कि मेरा शौहर कितना बदल गया है। दरअसल ये तब्दीली मुझे हजम नहीं हो रही थी। उनके अंदर आने वाली ये जवानी और मोहब्बत से भरपूर इनके जज्बात मुझे किसी बड़ी अनहोनी का पता दे रहे थे। कुछ ही देर बाद मेरी सास ने फोन करके मेरे नंदों से मेरी शिकायत लगा दी थी, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मगर उनका कहना था कि मैंने अशरफ को इनके खिलाफ भड़काया है।
اور بہنों के खिलाफ भी किया है, जबकि खुदा गवाह था कि मेरी तो इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर अशरफ जब काफ़ी देर बाद घर लौटे तो वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। खुद ही मेरे पास बावर्ची खाने में आ गए और बताने लगे कि पुराने दोस्तों से मिलने के लिए गया था। सब मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे और फिर वो इनके किस्से सुनाने लगे और मैं काम करते करते कभी कभी एक हैरत भरी नज़र अशरफ पर भी डाल लेती। शादी के 15 सालों में पहली दफ़ा मैं इनके मुंह से इनके दोस्तों के किस्से सुन रही थी। मुझे तो अब तक ये भी नहीं मालूम था कि इनके कितने दोस्त हैं और कैसे हैं और इनकी फैमिलीज में कौन कौन है, मगर आज तो वो एक छोटी से छोटी बात भी बता रहे थे और मैं बस सुनती चली जा रही थी। कुछ ही देर बाद मेरी बेटी बावर्ची खाने में आई तो मुझे अपने और बाबा को देखकर दरवाजे पर ही रुक गई। मेरे शौहर ने उसे मोहब्बत से अंदर बुलाया, सीने से लगाया और फिर इससे इसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। अपने बाबा का ये अंदाज उसके लिए भी बिल्कुल अनोखा था। वो बहुत खुशी खुशी अपने बाबा को पढ़ाई के बारे में बताने लगी। फिर इनका हाथ पकड़कर इन्हें अपने कमरे में ले गई ताकि अपने स्कूल के प्रोजेक्ट दिखा सके और वो इसके साथ चले गए। बाप बेटी की ये मोहब्बत मेरी आंखों में आंसू भर गई थी। मेरी सारी दुआएं ऐसा लगता था जैसे कबूल हो गई हों। और फिर शाम के वक्त अशरफ कहने लगे कि तुम और रिदा तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों को समंदर ले चलता हूँ। ये सुनते ही मेरी सास कहने लगी कि दोनों बहनों को बुला लो, वो भी अपने बच्चे लेकर तुम्हारे साथ ही चली जाएंगी। ये सुनकर मेरे शौहर ने इनकार कर दिया और कहने लगे मैं कुछ वक्त अपनी बीवी और बेटी के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, अगली दफा इन लोगों को भी ले जाऊंगा। ये सुनना था कि मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया और वो नफरत से मुझे देखने लगी, जबकि मैं तो खुद इस बात पर हैरत ज़्यादा थी। मेरे शौहर तो बहनों के बगैर हिलते भी नहीं थे, फिर कैसे वो इन्हें छोड़कर घूमने जाने को तैयार राजी थे। खैर मैं अपनी बेटी के साथ तैयार होकर घर से निकल गई। हम घूमे फिरे, डिनर किया और रात को घर वापस लौट आए तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इस रात मेरे शौहर ने दोबारा मुझे तैयार होने का कहा तो मैं सारी थकन को भुलाकर मुस्कुराते हुए खुद ही तैयार होकर बिस्तर पर आ गई। लेकिन इस रात मेरे शौहर ने मुझे और भी हैरान कर दिया कि क्योंकि पहले उन्होंने मेरी कमर और मेरे पाँव दबाए थे, मैं इन्हें रोकती ही रह गई थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ ना रोके थे। मोहब्बत से तेल की मालिश करते वो मेरे वजूद की थकन को उतार रहे थे और मैंने खुद को इनके हवाले कर दिया था। इस रात जब अशरफ मेरे हकूक अदा करके वॉशरूम में गए तो मैं सोच में पड़ गई कि पहले तो अशरफ 2 मिनट से ज़्यादा मुझे वक्त नहीं देते थे, अब वो इतना कैसे बदल गए हैं। मैंने सोचा था कि सीधे सीधे अशरफ से ही पूछ लेती हूँ। जब अशरफ वॉशरूम से आए तो मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं इनसे इनके बदले हुए रवैये की वजह पूछूं या फिर ये जानने की कोशिश करूं कि वो इतने जवान होकर कैसे लौटे हैं। मेरे लिए तो यही बहुत था कि वो मेरे हक में बहुत अच्छे हो गए थे, वरना मुझे आज भी शादी की वो पहली रात अच्छी तरह से याद थी जब अशरफ कमरे में आए थे और उन्होंने अपना कोट उतार कर एक तरफ डाल दिया था और फिर वॉशरूम से आकर सीधे सोने के लिए लेट गए थे। ना ही मोहब्बत भरी कोई बात की थी और ना ही कोई वादा या उम्मीद दिलाई थी। मुस्तकबिल को लेकर कोई ऐसी बात नहीं बोली थी कि जिससे मुझे अपनी ज़िंदगी के खुशगवार होने का एहसास होता। और इस पहली रात के बाद से अब तक के अशरफ का रवैया मेरे साथ इतना ही सर्द रहा था। वो हमारे ताल्लुक को बस ज़रूरत के तहत निभाया करता था और फिर कमरे से निकल जाते थे। वक्त के साथ साथ वो बूढ़े भी होने लगे थे, मगर इस बार तो वो बिल्कुल बदल कर ही लौटे थे। ऐसे ही एक हफ्ता गुजरा था और फिर एक दिन वो मुझे और रिदा को लेकर बाहर निकले और सीधे एयरपोर्ट ऑफिस ले गए। मैंने हैरत से पूछा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो वो कहने लगे कि मैं सारे इंतजाम करके आया हूँ, बस तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा लगवाऊंगा और इस बार तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। हमारी बेटी बाकी की पढ़ाई वहीं पूरी करेगी और तुम भी मेरे साथ रहोगी। अशरफ की बातों ने तो मुझे बिल्कुल ही हक्का बक्का कर दिया था। मैं बेयकीनी से इन्हें देखने लगी तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अब सारी ज़िंदगी एक साथ गुजारें। मैंने अम्मा के बारे में पूछा तो कहने लगे अम्मा को मैं बड़े भाई के घर भिजवा दूंगा, तुमने सारी ज़िंदगी अम्मा की खिदमत की है, अब कुछ वक्त बड़ी भाभी को भी इनकी खिदमत कर लेने दो। और फिर मेरे शौहर ने मेरा और रिदा का पासपोर्ट बनवाया और अम्मा को बताए बगैर ही हमारा वीज़ा भी लगवा लिया और मुझे भी सख्ती से कह दिया था कि अम्मा को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज जब वीज़ा लग कर आएगा तो मैं खुद अम्मा से बात कर लूँगा। और फिर पूरे 45 दिन बाद वीज़ा लग गया था और फिर जब अशरफ ने ये बात अम्मा को बताई तो उन्होंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया था। कहने लगी ये जादूगरनी है, जादूगरनी, इसने ही तुझ पर कोई जादू किया है जो तू इसे साथ ले जाने की बात कर रहा है। पहले भी तो तू इसके बगैर वहाँ रहता था, अब इसे साथ क्यों लेकर जा रहा है? तुझे बूढ़ी माँ का भी ख्याल नहीं आया कि मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? अशरफ कहने लगे अम्मा आप कुछ वक्त बड़े भाई के घर गुजार लें, सारी ज़िंदगी मैंने और अनम ने आपका ख्याल रखा है, अगर कुछ वक्त आप बड़े भाई की तरफ भी रह लेंगी, अगर कुछ वक्त आप बड़े भाई के घर रह जाएंगी तो कुछ नहीं होगा। मेरे अनम को लेकर भी तो कुछ फ़राइज़ हैं, मुझे इन्हें भी पूरा कर लेने दीजिए। और फिर मेरे शौहर ने मेरी सास की एक ना सुनी। उन्होंने दोनों बेटियों को बुलाकर मेरे साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा भी किया था। मेरी उम्र भर की मेहनत रायगां गई थी। अपनी सास नंदों का दिल जीतने के लिए मैंने क्या कुछ ना किया था, अपनी हस्ती को मिटा दिया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था क्योंकि मुझ पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे थे कि मैं कानों को हाथ लगाकर रह जाती थी। लेकिन अशरफ ने कह दिया था कि तुम इन सब की बातों को दिल पर ना लो, बस अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। और फिर वो मुझे लेकर अपने साथ कुवैत रवाना हो गए। हमारी बेटी हमारे साथ थी और मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। हम कुवैत पहुंचे तो मेरे शौहर ने मुझे पहली बार अपना घर दिखाया, जिसे देखकर मैं बड़ी हैरान हुई थी। ये बहुत आलीशान सा घर था जिसमें मैं किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं थी।
वो कहने लगे कि पाकिस्तान आने से पहले ही मैंने ये घर पूरी तरह से सेट करवा दिया था, क्योंकि मैं तुम्हें साथ लेकर आने वाला था। उस रात जब वो मेरे करीब आए तो मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया और डरते डरते उनसे पूछा कि अशरफ, आप इतना कैसे बदल गए? पहले तो आप ऐसे नहीं थे और ना ही ऐसे जवान थे, ना ही मुझे ज्यादा वक्त देते थे। फिर अब अचानक से ही 15 साल बाद आप में ये तब्दीली कैसे आ गई है? मेरे शौहर ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और फिर जो कुछ कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अशरफ कहने लगे कि जब मैं शादी के लिए वापस लौटा तब मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ था। दोनों बहनों की शादी करनी थी, लेकिन उससे पहले अम्मा ने मेरी शादी करवा दी ताकि घर में कोई काम वाली आ सके। इस वक्त मैं इतना मेच्योर नहीं था कि तुम्हारी जिम्मेदारियों को समझ सकता। मैं तो उस वक्त शादी भी नहीं करना चाहता था। अम्मा के कहने पर मैंने शादी कर ली, मगर तुम्हारे हकूक अदा ना कर सका। हर वक्त तुमसे भागता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात बदलने लगे। मैं वापस आना चाहता था, मगर अम्मा ने रोक दिया कि पहले बहनों को रुखसत करो फिर आना। इसके बाद जब मैं लौटा तो तुम बच्ची में मगन थी। फिर अम्मा कहने लगी कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे बगैर ही बहुत खुश रहती है। और मुझे भी ऐसे ही लगा जैसे तुम अब मेरे बगैर रहने की आदी हो गई हो। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया कि कहीं तुम्हें ये ना लगे कि मैं बस अपनी हवस पूरी करने के लिए आया हूँ। लेकिन जब मुझसे अपनी जरूरियात बर्दाश्त ना होती तो मैं तुम्हारे करीब आ जाता और फिर जरूरत पूरी होते ही तुमसे अलग हो जाता। फिर इसी तरह साल पर साल गुजरते चले गए। इन 15 सालों में मैं सिर्फ 4 बार तुम्हारे पास आया और चारों बार तुम्हारा हक अदा ना कर सका, क्योंकि हर बार अम्मा तुम्हारे हवाले से कोई ना कोई ऐसी बात मेरे कान में कह देती कि मेरा तुमसे रिश्ता बनाने को भी दिल नहीं चाहता था। कभी कभी तो मैं सोचता था कि चुप कर कुवैत में दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं था कि तुम्हें धोखा देकर परदेश में शादी कर लेता। फिर कुछ महीनों पहले ही मेरे एक दोस्त के पास पाकिस्तान से फोन आया कि उसकी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया है। ये सुनकर वो बहुत रोया और मेरे गले लगकर कहने लगा, इतने सालों मैं अपनी बीवी के साथ खुशी के 4 पल भी गुजार ना सका। अम्मा बहनों की ख्वाहिशों की खातिर मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को कुर्बान कर दिया और अब मेरी वो बीवी ही मुझे छोड़कर चली गई है। फिर जब वो पाकिस्तान से लौटकर वापस आया तो कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी बीवी के साथ गलत कर दिया। अब इस वक्त मेरी जिंदगी में कोई साथी नहीं है। मेरी बहनें जिनके लिए मैंने अपनी जवानी बर्बाद की और वो अपने घरों में अपने शौहरों के साथ खुश हैं। और मेरी माँ, वो मुझे देखकर खुश तो थी, लेकिन उसका दिल लगाने को इसके बाकी बेटे भी थे। लेकिन मेरी वो बीवी जो सिर्फ मेरी खातर अपना घर बार छोड़कर आई थी, वो तन्हाई में ही मर गई। मैं रोज़े महशर खुदा को क्या जवाब दूंगा कि हमें उस औरत का हक अदा करना ना कि मैं उस औरत का हक अदा ना कर सका जिसे मैंने अपने निकाह में लिया था। मैंने अपने दोस्त का जब ये हाल देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने भी तो जिंदगी इसी तरह से गुजारी है। बल्कि मैं क्या, परदेश में रहने वाला हर शख्स ऐसी ही जिंदगी तो गुजारता है। इसी के लिए जब मैं वापस लौटा तो उस दिन मैंने घर में देखा कि मेरी सारी बहनें हंस हंस कर बोल रही हैं। सब अपने शौहरों के साथ खुशबाश हैं। सब मेरे साथ खाना खाने टेबल पर बैठी हैं, लेकिन तुम मुलाजमाओं की तरह कामों में लगी हुई थी। तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल मेरे दोस्त की बीवी जैसी जिंदगी है। और फिर मुझे ये खौफ सताया कि अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। बहनें तो अपने घरों को जा चुकी हैं, अम्मा के पास दूसरे भाइयों का सहारा था, लेकिन मेरी तो सारी जिंदगी तुमसे थी। इसीलिए मैंने इसी लम्हे इस बात का फैसला कर लिया था कि अब मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ मेरे दोस्त के साथ हुआ था उसके बाद ये फैसला तुम्हें कर चुका था कि तुम्हें अपने साथ कुवैत लेकर जाऊंगा। इसके बाद ये फैसला तुम्हें कर चुका था कि तुम्हें अपने साथ कुवैत लेकर आऊंगा। लेकिन इस रात अपनी माँ बहनों का रवैया देखकर मैं मजीद इस बात पर पुख्ता हो गया कि अब हमें जिंदगी एक साथ ही गुजारनी है। वो मोहब्बत जो शादी की पहली रात मुझे तुम्हें देनी चाहिए थी, वो मैंने 15 सालों बाद तुम पर लुटाई, क्योंकि ये 15 साल मैंने अपने घर वालों की खुशियों की खातिर अपने रिश्ते को कुर्बान कर दिया। मगर अब मैं हमारे रिश्ते को मजीद कुर्बान नहीं करूंगा। ये कहकर अशरफ ने मुझे सीने से लगा लिया था और मैं फूट फूट कर रो दी थी। सारे गिले शिकवे आंसुओं के जरिए बह गए थे, क्योंकि मेरा शौहर मेरा हो गया था, मेरा सब्र रंग लाया था और आज मैं अपनी घरेलू जिंदगी में बहुत खुश हूँ। और मेरी बेटी भी अपने बाबा के साथ बहुत खुश है। औरत का सब्र, उसकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। एक ना एक दिन शौहर को इस बात का एहसास हो ही जाता है। इसीलिए हर औरत को चाहिए कि सब्र के साथ अपने घर को बनाने की कोशिश करे। परदेश में रहने वाले मर्दों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। औरतों को इस बात का शायद एहसास नहीं होता कि किस तरह वो पूरे घर की खुशियों की खातिर अपनी जिंदगी, अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं। मुझे भी पहले इस बात का इस कदर एहसास नहीं था जितना अब होता है। अब मैं खुद अपने शौहर के साथ परदेश में रहती हूँ और यहाँ मौजूद मर्दों की मुश्किल जिंदगी देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि एक मर्द अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए किस तरह अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी में रौंद देता है। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके शौहर परदेसी हैं तो इन्हें अपनी भरपूर मोहब्बत का एहसास दिलाएं और इन्हें खुश रखने की कोशिश करें।